तो एंडोक्राइन ऑर्गन हमेशा अपने जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो ब्लड में डालते हैं, तो ब्लड में आएगा। अब जैसे ये ब्लड में आया, क्या आया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच आया हमारे ब्लड में। रास मैकेनिज्म, तो पहले फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म में यहाँ पर नाम बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। तो रास का पूरा फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यहाँ पर एरेटस मतलब समझ में आता है, कुछ भी सिस्टम काम कर रहा है, एक किसी भी मशीन टाइप को या फिर कुछ एक सिस्टम चल रहा है, उसको हम एरेटस बोल देते हैं। रीअब्जॉर्प्शन मतलब हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल है वहां से उठा के ब्लड में डालेगा। अब जैसे सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब होगा तो जिधर जिधर सोडियम जाएगा उधर उधर वाटर जाएगा, वाटर उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर एक और चीज, हमारा वाटर का जो कमी था वो भी थोड़ा सा पूरा हो गया, सोडियम आयन का कमी भी पूरा हो रहा है, ठीक है। तो ये एएनएफ मैकेनिज्म जो है ये हमारा एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। तो रास एंटागोनिस्ट मतलब उसके ऑपोजिट वर्क करेगा, इसका फुल फॉर्म है। और हमें पता है सोडियम जिधर जिधर जाएगा वाटर उधर उधर फॉलो करेगा, सोडियम एक्सक्रीट आउट मतलब वाटर एक्सक्रीट आउट। तो फाइनली हमारा ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा और हमारा वाटर कंटेंट जो है बॉडी में वो भी एक नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, जितना हमें यूजुअली एक मेटाबॉलिक फंक्शन काम करने के लिए चाहिए वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर दोनों ही इंक्रीज हो रहा था। हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। इसके पहले हम लोग का टॉपिक खत्म हो चुका था जहाँ पर हम लोग यूरिन फॉर्मेशन कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारा कि उस यूरिन फॉर्मेशन करने के लिए जो भी किडनी का फंक्शन होता है उसको कैसे कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। मतलब कि यूरिन का जो वॉल्यूम होता है उसमें से वाटर का क्वांटिटी कम किया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन बॉडी सिचुएशन, कि बॉडी में उस टाइम पर वाटर की कमी चल रही है या फिर एक्सेस वाटर है। तो उसमें 3 मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एडीएच का रोल, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट है हमारा रास मैकेनिज्म, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और थर्ड है हमारा एएनएफ, दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट के मसल्स कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडीएच या वैसोप्रेसिन का इफेक्ट अपॉन किडनी फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं एडीएच से। अब ये जो एडीएच है, ये जो हार्मोन है ये हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है और देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट आउट होता है। तो ये कब होता है? जब बॉडी में ऑस्मोलैरिटी जो है बढ़ जाती है ब्लड की, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस। अब ऑस्मोलैरिटी बढ़ने का मतलब है कि हमारे बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बढ़ चुका है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है और कंपैरेटिवली वाटर की कमी हो चुकी है। तो जब भी पानी की कमी हो जाएगी तो हमारा बॉडी चाहेगा कि और ज़्यादा पानी हम यूरिन में एक्सक्रीट आउट ना करें, तो हम पानी बचाएं, ठीक है। तो उसके लिए ये काम आता है। तो जब भी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं, ऑस्मोरिसेप्टर्स का काम ही यही होता है कि वो ऑस्मोलैरिटी को चेक करते रहे कि ऑस्मोलैरिटी ब्लड की क्या है। अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है इसका मतलब बॉडी में सॉल्यूट्स बढ़ गए हैं, पानी की कमी हो गई है। तो ये क्या होगा, जैसे कि ऑस्मोरिसेप्टर्स हमारे हैं, ये सिग्नल देंगे, ऑस्मोरिसेप्टर्स सिग्नल देंगे, सिग्नल्स टू हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं और एडीएच बनता है और फिर फाइनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट आउट होता है। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हमारा हाइपोथैलेमस सिर्फ बनाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है फाइनली एडीएच। अब ये जब एडीएच फाइनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो चुका है तो कहाँ रिलीज होगा? ब्लड में, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक हमारा एंडोक्राइन ऑर्गन है। तो एंडोक्राइन ऑर्गन हमेशा अपने जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो ब्लड में डालते हैं, तो ब्लड में आएगा। अब जैसे ये ब्लड में आया, क्या आया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच आया हमारे ब्लड में, ठीक है। अब ये एडीएच जाके एक्चुअली में काम करता है हमारा जो रीनल टिब्यूल था, जो हम लोग नेफ्रॉन्स पढ़े थे, नेफ्रॉन्स पर, क्योंकि इसका काम वहीं पर है। किडनी का हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो एडीएच जो है हमारे रीनल टिब्यूल में काम करेगा। अब रीनल टिब्यूल में भी हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स थे। सबसे पहला हमारे पास था ग्लोमेरुलस, एक था हमारा ग्लोमेरुलस। उसके बाद हम आ जाते थे पीसीटी पर। नेक्स्ट था हमारा हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता था डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारे पार्ट्स थे। ये जो एडीएच है ये इन दोनों जगह पर काम करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर। तो एडीएच जो है हमारा ब्लड में आ चुका है और ये एक्ट करेगा
ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पर ये क्या काम करेगा, ये वहां से वाटर रीअब्सॉर्ब करवाएगा। वाटर रीअब्सॉर्ब करवाना मतलब कि ऑलरेडी वहां पर एक फिल्ट्रेट होगा जो कि हम ग्लोमेरुलर से फिल्टर करके लाए थे, उसमें बहुत सारा पानी होगा, बहुत सारे आयंस होंगे, ठीक है, अमोनिया होगा। अब उसमें से जो भी पानी है वो वापस से हमको ब्लड में लेना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो हम चाहेंगे कि कम से कम पानी हमारा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो। तो हमको पानी बचाना है, हमको ब्लड में पानी भेजना है। तो ब्लड में पानी भेजने के लिए यहाँ पर ये काम करेंगे कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्ट्स ऑन कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी। तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। रीअब्सॉर्प्शन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि रीनल टिब्यूल से ब्लड में जाएगा, क्योंकि हम लोग रीअब्सॉर्प्शन वाला पार्ट जब पढ़े थे तो हर एक चीज रीअब्सॉर्ब हो रहा था, मतलब कि हमारा जो फिल्ट्रेट था उससे ब्लड में जा रहा था। ब्लड में कैसे जाएगा? आसपास में हमारे पास पूरी नेटवर्क थी ब्लड वेसल्स की, जिसको हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के पास में वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया। अब एक तो हो गया कि हमारे ब्लड में ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया वाटर के रीअब्सॉर्प्शन की वजह से। यहाँ एक चीज, एक पर्पस सॉल्व हो गया हमारा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, पानी हमने बचा लिया। अब एक और चीज काम करता है, यहाँ पर क्या होगा कि हमारे थर्स्ट सेंटर को भी एक्टिवेट किया जाएगा। ये भी काम एडीएच ही करता है। एडीएच क्या करेगा? थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा। थर्स्ट सेंटर जो हमारे ब्रेन में होता है उसको एक्टिवेट करेगा, जिससे कि क्या होगा, हमें प्यास लगेगी। जब भी बॉडी में पानी की कमी होगी प्यास लगेगी, और जब हम पानी पिएंगे तो वापस से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी की कमी पूरी हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ दो चीजें, थर्ड सेंटर एक्टिवेट करेगा तो हम क्या करेंगे? ड्रिंक वाटर। तो ये दो चीजें हो रही है जिसके वजह से हमारी बॉडी में पानी को बढ़ाया जा रहा है। एक तो यूरिन से पानी निकाला जाएगा, दूसरी चीज हम बाहर से पानी का इंटेक करेंगे। ठीक है, तो एडीएच इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे अगले मैकेनिज्म पर, दैट इज रास। अब रास मैकेनिज्म तो पहले फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म में यहाँ पर नाम बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। तो रास का पूरा फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यहाँ पर तीन चीजें आ रही हैं हमारे पास। देखो, एक है रेनिन, एक है एंजियोटेंसिन, तीसरा है एल्डोस्टेरोन। और ये पूरे एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, इसलिए इस पूरे मैकेनिज्म को ही नाम दे दिया गया है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये रेनिन आता कहाँ से? रेनिन एक सेल, जेजी सेल्स होते हैं, अभी उसका डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स वहां से रिलीज होता है। ओके, एंजियोटेंसिन जो है ये हमारा लिवर बनाता है, लिवर बना के ब्लड में डाल देगा। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन भी हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, दैट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रेनल कॉर्टेक्स, यहां से आता है हमारा। अब ये एड्रेनल ग्लैंड होता है हमारे किडनी के जस्ट ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा किडनी ये है, ये हमारा किडनी है दोनों साइड। इस तरीके से तो हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो होगा वो यहाँ पर ऐसे ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड होता है। ऐसे ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड होता है दोनों किडनी के ऊपर। ठीक है, तो यहीं पर से आता है हमारा एल्डोस्टेरॉन। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जेजी सेल्स को जानना जरूरी है, उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस हम बनाते हैं।
अब अपैरेटस मतलब समझ में आता है, कुछ भी सिस्टम काम कर रहा है, एक किसी भी मशीन टाइप को या फिर कुछ एक सिस्टम चल रहा है, उसको हम अपैरेटस बोल देते हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर से नाम से समझ में आ रहा है कुछ ग्लोमेरुलस से रिलेटेड होगा। अब जक्स्टा मतलब पास में, तो ग्लोमेरुलस के पास में जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और उस अपैरेटस वो पूरा एक सिस्टम बनाएगा जिससे कुछ फंक्शन चलेगा, उसको हम कहेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं हमारा बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इधर हमारा पीसीटी चल रहा है, पीसीटी हेनलेज लूप एंड डीसीटी चलेगा। यहाँ पर हमारे पास होंगे हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, जिसमें इफरेंट आर्ट्रियोल हम थोड़ा सा पतला बनाएंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर थोड़ा बड़ा होगा। ना यहाँ पर जो सेल्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, दैट इज जेजी सेल्स, इनको हम कहते हैं जेजी सेल्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि कभी भी यहाँ पीसीटी डीसीटी ऐसा नहीं कि एकदम खुले खुले ऐसे फॉर्म में होते हैं, ये आपस में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। जैसे यहाँ पर पीसीटी है, उसके बाद डीसीटी जो है वो यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। तो डीसीटी को जब भी हम ड्रॉ करेंगे, डीसीटी का हम एक ऐसा फुल ऐसा कटा हुआ पोर्शन बना रहे हैं, लाइक यहाँ पर से अगर हम व्यू करें तो डीसीटी हमें ऐसा, क्योंकि पाइप है तो हमें ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो हम यहाँ पर डीसीटी को ऐसे बना लेते हैं। देखो ये रहा हमारा डीसीटी का सेक्शन। यहाँ पर भी कुछ सेल्स होंगे हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ सेल्स होंगे डीसीटी के सेल्स, और ये भी पोर्शन है, यहाँ पर जो बीच का पोर्शन है यहाँ पर भी हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं। तो अब हम इनका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। ये वाले हो गए हमारे जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये वाले हो जाते हैं हमारे मैक्यूला डेंसा, इनको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। और ये वाले सेल्स इनको हम कहते हैं लेसाई सेल्स। ओके, ये तीनों सेल्स मिला के, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ अपैरेटस टाइप एक दिख रहा है, मतलब कुछ काम कर रहे हैं इसलिए हम अपैरेटस कह सकते हैं। तो ये तीनों जब मिल जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, तीनों मिला के कुछ काम करते हैं तो इनको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। यही हमारा कहलाता है जेजी अपैरेटस। ओके, तो जेजी अपैरेटस में 3 टाइप के सेल्स आते हैं। फर्स्ट हमारा जेजी सेल्स, जो कि हमारा एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल्स में हमको दिख रहा है। अगला हमारा मैक्यूला डेंसा सेल्स, ये मैक्यूला डेंसा सेल्स होते हैं हमारे डीसीटी में। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बीच में जो सेल्स होते हैं, इन दोनों के स्पेसेस के बीच में सेल्स होंगे लेसाई सेल्स। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला था रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम में जो रेनिन बनता है वो रेनिन आता है जेजी सेल्स से। ओके, जेजी सेल्स में जब भी ऐसा, मतलब यहाँ पर से ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर उस टाइप के सेल्स है, तो यहाँ पर सेल्स को रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिसीव कर लेते हैं, ये चीज़ पता कर लेते हैं कि अभी भी हमारे ब्लड में क्या है, ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है ब्लड की और पानी बहुत कम है। ये भी सिस्टम तभी काम करेगा जब हमको ब्लड का वॉल्यूम फाइनली इंक्रीज करना होगा। मतलब अभी फिलहाल हमारे बॉडी में पानी की कमी है, हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो चुका है क्योंकि पानी की कमी है, तो हमको किसी भी तरीके से पहली बात तो पानी बढ़ाना है। ब्लड प्रेशर भी कम हो चुका है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाना है। एक और चीज़ हो सकती है कि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो चुका है, क्योंकि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो पानी अपने आप खींचा चला आएगा, क्योंकि सोडियम आयन जिधर ज़्यादा होगा पानी उधर जाएगा ही जाएगा। तो सोडियम आयन की कमी है, ब्लड वॉल्यूम कम है, सो ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, पानी की कमी है, ये सारे प्रॉब्लम्स है। तब ये काम करता है उनको ठीक करने के लिए। तो क्या काम कर रहा है, यहाँ पर से पता चल गया कि भाई ब्लड में ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, पानी की कमी हो चुकी है। जेजी सेल्स अब क्या करेंगे, ये अपैरेटस हो गया। अब हम अगले पेज में पढ़ते हैं कि यहाँ पर काम क्या होता है।
हमारे जेजी सेल्स क्या करेंगे, रेनिन रिलीज किया, ओके, रेनिन रिलीज कर लिया। अब ये रेनिन जो है कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली तो सब कुछ ब्लड में ही जाना है, ब्लड में काम हो रहा है सारा कुछ, तो ये ब्लड में चला गया। यहाँ पर हम ब्लड वेसल ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेनिन आ चुका है ब्लड में। इधर से लिवर भेजेगा, लिवर जो है हमारा वो भेज रहा है हमारे पास एंजियोटेंसिन ब्लड में, ठीक है, एंजियोटेंसिन भेज रहा है। फिलहाल ये एंजियोटेंसिन इनएक्टिव है, एंजियोटेंसिन जो है इनएक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता तो इनएक्टिव है, इनएक्टिव एंजियोटेंसिन, ओके। इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, ब्लड वेसल को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। लिवर यहाँ पर भेज रहा है हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन। ये सारी कहानी कहाँ चल रही है, ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन इनएक्टिव फॉर्म में है तो इसको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जब तक एक्टिवेट नहीं होगा कुछ काम तो कर नहीं पाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा, कोई फायदा नहीं। तो इसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में करने का काम ही करता है हमारा रेनिन। तो इनएक्टिव से पहली बार जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 कहला जाता है। तो ये जो एक्टिवेट करने का काम है ये रेनिन कर रहा है, रेनिन कर रहा है। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एक काम तो करेगा जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर उसको कम करेगा। अब डायमीटर कम होगा तो क्या होगा, उतने ही ब्लड वॉल्यूम में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको कंस्ट्रिक्ट किया जा रहा है वॉल्स को, तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ेगा। तो एक काम हो गया हमारा कि ब्लड प्रेशर हमारा थोड़ा इंक्रीज किया। पर ये जो एंजियोटेंसिन 1 होता है ये बहुत ही माइल्ड या वीक वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है, ये उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसको थोड़ा और स्ट्रांग बनाने के लिए हम इसको कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब जब ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है तो ये होता है स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो अब ये एंजियोटेंसिन 2 अपना काम कर रहा है। देखो एंजियोटेंसिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 जो कि बहुत हाईली इफेक्टिव होता है, एंजियोटेंसिन सबसे पहले ये वैसोकंस्ट्रक्शन का काम करता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। तो वैसोकंस्ट्रिक्ट करेगा मतलब ब्लड वेसल्स जो है उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा, उनका डायमीटर कम करेगा, तो जिससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही थी कि हमारा प्रॉब्लम एरिया लिख लेते हैं हम लोग एक बार, उसको सॉल्व करते रहेंगे। ब्लड प्रेशर कम था, ब्लड वॉल्यूम कम था, वाटर बॉडी में हमारे पास कम था, सोडियम आयन कम था, ठीक है, ये चारों प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब एक काम यहाँ पर सॉल्व हुआ, वैसोकंस्ट्रिक्टर आके ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट एंजियोटेंसिन जो है एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता है, रिलीज एल्डोस्टेरॉन। कहाँ से रिलीज होगा एल्डोस्टेरॉन, फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वहां से, एड्रेनल ग्लैंड होता है हमारे किडनी के ऊपर, वहां उसके कॉर्टेक्स वाले रीजन से हमारा रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये क्या काम करता है, एल्डोस्टेरॉन भी काम करेगा हमारे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर, ठीक है। ये काम जैसे हमारा एडीएच काम कर रहा था कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी पर, सिमिलरली हमारा जो एल्डोस्टेरॉन है वो भी काम करेगा हमारा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर अब ये जो है वहां से सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, क्योंकि हमें पता है सोडियम जहां जहां जाएगा
वाटर वहां वहां फॉलो अप करेगा। तो जहां जहां सोडियम वहां वहां वाटर, ठीक है। तो इसका काम है, अब ये इनडायरेक्ट गेम खेल रहा है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। रीएब्जॉर्प्शन मतलब हमारे जो रीनल टिब्यूल है वहां से उठा के ब्लड में डालेगा। अब जैसे सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब होगा तो जिधर जिधर सोडियम जाएगा उधर उधर वाटर जाएगा, वाटर उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर एक और चीज, हमारा वाटर का जो कमी था वो भी एक थोड़ा सा पूरा हो गया, सोडियम आयन का कमी भी पूरा हो रहा है, ठीक है। वाटर का हमारा कमी पूरा हुआ, सोडियम आयन का कमी पूरा हुआ, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा क्योंकि वाटर जा रहा है। अब यहाँ पर ये दो काम तो हो चुका, ये और क्या काम करता है, ये थोड़ा सा एडीएच का रिलीज भी बढ़ा देता है। एडीएच हमारा जो रिलीज हो रहा था एंटी डायरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो वहां पर भी सिग्नल दे देता है। तो वहां पर एडीएच को एक्टिव करेगा तो वापस से क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्यों, या फिर इसको हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। एडीएच के बढ़ने से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे तीन काम हो रहे हैं, तीन काम कर रहा है एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, तीन काम कर रहा है। सबसे पहले ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया था क्योंकि ब्लड प्रेशर कम था। दूसरा है एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवा रहा है फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स जिसके वजह से सोडियम आयन को वापस से ब्लड में लिया जाएगा, सोडियम जिधर जाएगा वाटर उधर उधर फॉलो करेगा। तो सोडियम आयन की कमी पूरी हो गई, वाटर की कमी पूरी हो गई, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा क्योंकि वाटर ऐड हुआ ब्लड में। अब एडीएच को भी ये थोड़ा सा एडीएच रिलीज को स्टिमुलेट कर देता है। एडीएच हमारा आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वहां पर भी क्या हो रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी। वापस से वही चीज, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, थोड़ा और वाटर आएगा, वाटर की कमी पूरी हुई, सोडियम आयन की कमी पूरी हुई, मतलब सोडियम आयन इधर से एल्डोस्टेरॉन से हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वो सारे सॉल्व हो गए। अब ये तो दो सिस्टम हमने पढ़ा, एडीएच और रास मैकेनिज्म, कि जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो, या फिर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप कम हो रहा है, या फिर सोडियम आयन की कमी हो रही है तो अगर मान लो बढ़ गया तो उसको भी तो रेगुलेशन के अंदर ही पढ़ेंगे ना, हमको कंट्रोल करना है, कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए। तो पानी की कमी हमने सॉल्व करी, पर अगर हम एक्स्ट्रा पानी पी लेते हैं या फिर हमारा ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमारा आता है थर्ड मैकेनिज्म, दैट इज ANF। तो ये ANF मैकेनिज्म जो है ये हमारा एंटागोनिस्टिक वर्क करता है टू रास, ठीक है। एंटागोनिस्ट मतलब उसके ऑपोजिट वर्क करेगा। इसका फुल फॉर्म है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल वर्ड आता है हमारे हार्ट से, तो ये कुछ तो रिलेटेड है फ्रॉम हार्ट, क्योंकि हार्ट मसल्स इस फैक्टर को रिलीज करते हैं। दूसरा नेट्री यूरेटिक, यूरेटिक मतलब यूरिन से रिलेटेड, नेट्री वर्ड आता है नाइट्रियम से जिसको हम सोडियम पढ़ते हैं, Na+, सोडियम का ये फॉर्मूला होता है ना, तो नाइट्रियम सोडियम को बोला जाता है, दैट इज वाई ये वर्ड आता है नाइट्री यूरेटिक। तो इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में ये कब काम करता है, जब भी हमारे बॉडी में या ब्लड में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है या फिर पानी हमारे बॉडी में एक्सेस हो चुका है, हम ज्यादा पानी पी चुके हैं, ठीक है, तो ये सब चीज तो ये काम करता है। अब क्या होगा कि हार्ट के मसल्स जो होते हैं, हार्ट के मसल्स रिलीज करेंगे ANF को, ये ANF जाएगा हमारे ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जाएगा, वहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब, वाटर को एक्सक्रीट आउट करेगा। जैसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन में बात करते थे कि वापस से जो भी चीज हमको ब्लड में नहीं चाहिए उसको वापस से एक्सक्रीट आउट करने के लिए हम रेनल ट्यूब्यूल में भेज देते थे। तो ये क्या काम करवाएगा, वाटर को वापस से ऐड करवाएगा इन यूरिन या फिर इनफिल्ट्रेट हम बोल सकते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू।
और ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू ये वाटर को ऐड करवाएगा। मोस्टली डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में ही ट्यूबुलर सिक्रीशन मैक्सिमम टाइम काम करता है, तो वहाँ पर ये वाटर को ऐड करवाएगा, जिससे कि क्या होगा, फाइनली हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा जो एक्सेस हो रहा था। ऐसा नहीं कि नॉर्मल से कम हो जाएगा, हमारा अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा था तो वो नॉर्मल आ जाएगा, तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे वाटर अगर बॉडी में एक्स्ट्रा हो रहा है तो एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो वाटर अगर एक्स्ट्रा है तो उसको भी एक्सक्रीट आउट किया जाएगा थ्रू यूरिन। अब यहाँ पर सोडियम आयंस को भी एक्सक्रीट आउट किया जाता है जो एक्स्ट्रा हो जाता है। नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, नेट्रियम वर्ड आता है सोडियम से, तो सोडियम जो है इसको भी एक्स्ट्रा वाला जो सोडियम है, एक्स्ट्रा सोडियम को ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू ऐड किया जाएगा, एडेड इनफिल्ट्रेट। और हमें पता है सोडियम जिधर जिधर जाएगा वाटर उधर उधर फॉलो करेगा, तो सोडियम एक्सक्रीट आउट मतलब वाटर एक्सक्रीट आउट। तो फाइनली हमारा ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, और हमारा वाटर कंटेंट जो है बॉडी में वो भी एक नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, जितना हमें यूजुअली एक मेटाबॉलिक फंक्शन काम करने के लिए हमें चाहिए वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर दोनों ही इंक्रीज हो रहा था। तो ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व, तो हमारे यहाँ पर, और ये हमारा एंटागोनिस्टिक होता है टू रास। तो पानी को बॉडी में बढ़ाने के लिए रास और एडीएच साथ में काम करते हैं, और कभी भी पानी को बॉडी से कम करने के लिए ये एएनएफ काम आता है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि विच सिस्टम इज वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू रास, तो एएनएफ हमारा आंसर होगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम बाकी जो भी चैप्टर बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।